गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पवन कुमार, जीनियस जोन, हुलासगंज और इस्लामपुर की तरफ से आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो जस्ट केमिकल काइनेटिक्स का ही होगा। मतलब रासायनिक गति या फिर रासायनिक बल गति की हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका ये आज तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से आप इस लेक्चर को आशा कर रहे हैं कि देख ही रहे होंगे। अब आगे की जो लेक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आज पढ़ेंगे। तो आप लोग इससे पहले अभिक्रिया की कोटि और अनुकूलता में अंतर लिखा था। अब इसके आगे क्या पढ़ना है वो आज हम लोग हेडिंग डालेंगे और शुरुआत करेंगे। उसको शुरुआत करने से पहले आज कुछ बातें करते हैं। घर पर आप रहें, सुरक्षा के साथ अपनी ज़रूरत वाली चीज़ों को साथ में रखें और ज़रूरत वाली चीज़ें सिर्फ अभी आपके लिए बुक ही हैं। बुक को आप जितना ज़्यादा रिवाइज करिए या फिर मेरे जो नोट्स बन रहे हैं उसको आप पढ़िए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके इस मुसीबत में और आगे चल के बहुत ही आप अच्छे कामों के लिए भी जाने जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और दूसरे बच्चों या अपने दोस्तों या मित्रों को बता रहे होंगे कि हमारे सर का क्लास आ रहा है, आप एक बार अटेंड जरूर करके देखें। ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में चैप्टर 3 में जो पढ़ने जा रहे हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। इससे एक डेरिवेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लाना है, हमें व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, साथ में उसका अर्धायु भी निकालने के लिए सीखेंगे किस तरह से। ये बोर्ड के अभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, लिखेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि इस अभिक्रिया की जो कोटि होने वाली है, जो ऑर्डर होने वाली है वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया जिसकी ऑर्डर कितना हो, 0, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसको और डिटेल में कैसे समझेंगे वो तो बस उदाहरण दिखाएंगे लास्ट में कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन है, किसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, शून्य कोटि का है, वो दिखाएंगे। बट शून्य कोटि का परिभाषा किस तरह से हम लोग परिभाषित करेंगे वो ध्यान देंगे। तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करिएगा। अगर अपने लैंग्वेज में बात करें तो वैसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया का जो वेग होगा, किसका वेग, अभिक्रिया का वेग मैंने निकालने के लिए सिखाया था। अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के सांद्रण पर अगर निर्भर नहीं करता है तो वैसी अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक क्या बोल रहे हैं हम, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसा अभिक्रिया या वैसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण के घात शून्य घातांक के समानुपाती होता है, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोग पहले एक 2 पॉइंट लिखिए, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। 2 पॉइंट आप पहले लिखिए। लिखिए पहला पॉइंट, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया वह है जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात का समानुपाती होता है। अभिकारक के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसे भी हम लोग दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। देखो पॉइंट लिखिए आप, वैसी अभिक्रिया जिसका वेग
अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर अगर नहीं करता है तो दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगला पॉइंट में आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ छोड़ के भी लिख सकते हैं, लिखिए, माना कि निम्न अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, माना कि निम्न अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब देखिएगा, ध्यान से आप लोग बोर्ड पर देखिएगा, ये तो हो गया पूरा थ्योरेटिकल चीज। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को किस तरह से समझेंगे वो हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये है ए से रिएक्शंस होके अभिक्रिया करके कोई बी प्रतिफल बनता है। ए अभिकारक है और बी हमारा क्या है, प्रतिफल है। अब लोग इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि जैसे जैसे अभिक्रिया होती है, अभिकारक का जो सांद्रण है वो लगातार समय के साथ कमता जाता है और प्रतिफल का जो सांद्रण होता है वो लगातार समय के साथ बढ़ता जाता है। ये सभी को क्लियर होगा, पहले से मैं बता रखा। तो मान लेते हैं कि इसका t इज इक्वल टू 0 समय पर, t इज इक्वल टू 0 समय पर इसका जो सांद्रण था a का, ए कौन है, अभिकारक है, बी कौन है, प्रतिफल है। तो ए का जो सांद्रण था वो कितना था, ए था, यानी कि ए मोल पर लीटर था। सांद्रण क्या होता है, मोल पर लीटर। और इसका क्या था, ये शुरुआत में क्या था, 0 था। ये तो डायरेक्टली चेंज नहीं ना हो गया। t इज इक्वल टू 0 पर इसका सांद्रण ए मोल पर लीटर और इसका क्या था, 0 था। समझ में आ रहा है। तो बी का सांद्रण यहाँ क्या है, 0 मोल पर लीटर। लेकिन कुछ समय बाद, मतलब t इज इक्वल टू टी समय पर इसका जो सांद्रण, जैसे क्या बोलेंगे, जिस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अभिकारक का सांद्रण जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो अभिकारक का सांद्रण कितना घट गया, मान लिया x घट गया तो क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स। इसका जो सांद्रण हो गया a माइनस एक्स मोल पर लीटर, ठीक है। और इसका सांद्रण क्या हो जाता है, बढ़ के x हो जाता है। इसका सांद्रण क्या हो जाता है, x। फिर से समझेंगे हम लोग कि t इज इक्वल टू 0 पर a का जो सांद्रण था a मोल पर लीटर था, b का सांद्रण शुरू में क्या था, 0 था। लेकिन t इज इक्वल टू टी समय पर a का जो सांद्रण होता है वो a माइनस एक्स मोल पर लीटर हो जाता है और b का जो सांद्रण है वो कितना होता है, x हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। अब क्या पढ़े कि ये जो सांद्रण जो होता है अभिकारक का वो शून्य घातांक के समानुपाती होती है, शून्य घातांक के समानुपाती होती है। तो हम लोग लिखेंगे अगला, अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, अतः अभिक्रिया का वेग, अतः अभिक्रिया का वेग जो होगा वो क्या लिखेंगे, dx बाई dt समानुपाती किसके, ये जो है इसके a माइनस एक्स का घात 0 का। ये सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है ना। dx बाई dt समानुपाती a माइनस एक्स के पावर कितना लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि इसका सांद्रण जो होता है वो शून्य घातांक के समानुपाती होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब आगे जो हम लोग लिखने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। इस समानुपाती को हटाने के लिए क्या करेंगे, dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स का होल 0। इस समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लिए। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, k नाम है, ठीक है। अब यहां से आप लोग देखिएगा कि dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू 1 होगा। इसका जो वैल्यू होता है ये कितने के बराबर है, 1 के बराबर। तो dx बाई dt इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा, dx बाई dt इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आया, dx बाई dt बराबर k इंटू 1, यानी कि k बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको इधर लिखते हैं हम। यहां से हम लोग क्या मिल सकता है, dx बाई dt इज इक्वल टू k लिखेंगे, या फिर क्या लिख सकते हैं, dx बराबर k dt। इतना सभी को समझ में आया। ये हम कुछ नहीं किए, सरिया दिया, ठीक है।
क्या किए, सरिया दिए। अब दोनों ओर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। दोनों ओर समाकलन करने पर इंटीग्रेशन जो होगा वो dx का होगा, इंटीग्रेशन के dt का होगा। ये क्लियर है सभी को। समाकलन जब करेंगे तो इसका 1 dx आया, तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। क्या होता है, x होता है, सभी को पता है। फिर इसमें कांस्टेंट कौन है, k, उसको बाहर निकालते हैं, अंदर क्या हुआ, dt। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k, इसका ये फलन t है, t में अगर x में रहता तो x होता, यहाँ पर dt में फलन है तो t होता, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, t और प्लस c। तो x बराबर ये kt प्लस क्या आया, c, kt प्लस c। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि t को और x को दोनों को हम लोग 0 करेंगे और c का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, जब x बराबर 0, t बराबर 0, तब इसमें रखिए आप 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ गया, सभी को समझ में आ गया। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 को इसमें आप पुट कर दीजिए। ठीक है, 0 को आप उसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहां से हम लोग क्या मिलेगा, x बराबर के टी, या फिर k बराबर क्या लिखेंगे, x बाई टी। यही हमें लाना था। x बराबर के टी बोल सकते हैं, या k बराबर x बटा टी, k बराबर x बटा टी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया को जिस तरह से डिराइव करने के लिए बोले किसी भी तरह से, तो आप इसी तरह से करिएगा। कहां तक लाना है आपको, k बराबर x बटा टी। यह समझ में आया या नहीं आया, आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सा चीज था वो ध्यान देना है। ठीक है, x यहाँ पर क्या है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। ये क्या है, सांद्रण। ये क्या है हमारा, ये सांद्रण है, और ये क्या है, समय है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया तो एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं कि किस तरह से मैंने किया, और आप लोग ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा। ए से कोई रिएक्शंस करके बी बना रहा है, मतलब ए अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है, बी बना रहा है। मतलब ए अभिकारक है और बी हमारा क्या है, प्रतिफल है। t इज इक्वल टू 0 समय पर इसका जो सांद्रण था a मोल पर लीटर, और इसका कितना था, 0 था। t इज इक्वल टू t समय पर इसका जो सांद्रण था a माइनस एक्स था, हो गया, क्योंकि समय के साथ अभिकारक का जो सांद्रण होता है वो क्या होते जाता है, कमते जाता है, और इसका सांद्रण बढ़ के कितना हो गया, x हो जाता है। अब इस शून्य कोटि की परिभाषा से क्या पढ़े हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण के जो पद होगा उसके शून्य घात के समानुपाती होता है। तो dx बटा dt समानुपाती इसका ये है, अभिकारक का सांद्रण a माइनस एक्स का पावर 0। इसका वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो इसके जगह पर क्या लिख दिए, 1 dx बाई dt बराबर k इंटू 1, या फिर dx बराबर मल्टीप्लाई किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो k dt हो गया। दोनों ओर जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह देंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे। इंटीग्रेशन का थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसका इंटीग्रेशन जो होगा 1 dx का, ये क्या होगा, x होगा, बराबर इसमें k को बाहर ले लिए और dt अंदर बचेगा, 1 dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फलन dt में है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होगा 1 का वो t होगा, ना कि x होगा। ठीक है, तो kt प्लस c हो गया। यहाँ से x को 0 कर दिए और t को 0 किए, इसलिए क्योंकि c का वैल्यू हमको निकालना है। तो c भी यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब c 0 आ गया तो हमारा c, इसमें आप 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो x बराबर इक्वेशन जो मिलेगा वो kt मिल जाएगा। x बराबर क्या मिलेगा, kt, और यहाँ से k बराबर क्या लिख सकते हैं, x बटा t। k है हमारा वेग स्थिरांक, x है हमारा सांद्रण, और t हमारा है समय। आशा कर रहे हैं कि आप लोग को सभी को ये अच्छा से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग जो हम लोग डालने वाले हैं ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर सांद्रण,
ठीक है। ये जो इकाई आई यहाँ पर वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक की इकाई भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है हमसे कि वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है भाई, वो इकाई बताइए कि वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं के की इकाई। के की इकाई जो होती है वो क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कैसे? अभी पढ़े हैं के बराबर क्या पढ़े हैं? एक्स बाई टी। एक्स क्या था हमारा? सांद्रण। एक्स क्या था हमारा? सांद्रण। ये क्या था? समय सेकंड में। ठीक है, तो सांद्रण का क्या होता है? मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर बटा क्या? सेकेंड। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं भाई? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर और क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स एस इनवर्स। ठीक है, तो ये सब इकाई में आप लोग चूक नहीं होइएगा, क्योंकि लगता है कि एक ही जैसा है। एक ही जैसा नहीं है। यहाँ पर मोल पर लीटर लिखा हुआ है, मतलब मोल लीटर इनवर्स इसको लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, या फिर लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ के? के यहाँ पर क्या है? वेग स्थिरांक है। ठीक है, क्या है? वेग स्थिरांक है। अब वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट को हम लोग इसका मात्रक जब लिखते हैं तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। अब एक और बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको आप लोग समझना चाहिएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं, और ऐसे भी जिनको आता होगा वो तो ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अर्ध आयु, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोग अगर लिख लिए होंगे तो अब हम मिटा सकते हैं इसको। अर्ध आयु आप लोग हेडिंग डालिए, अर्ध आयु। अर्ध आयु को हम लोग क्या लिखते हैं? हाफ लाइफ, आधा जीवन, अर्ध जीवन, अर्ध आयु। ठीक है, अर्ध आयु। ठीक है, ध्यान से आप लोग इसको पहले हेडिंग डालिए। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को ठीक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को ठीक आधा पूर्ण हो जाने में, मतलब आधा ही होना है, पूर्ण नहीं होना है, आधा हो जाने में, आधा पूर्ण हो जाने में जो समय लगता है उसी को हम लोग अर्ध आयु कहते हैं। क्लियर है सभी को? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए, उसको, उस घटना को पूरा होने में आधा समय जो लगता है, आधे समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अर्ध आयु कहेंगे। ठीक है, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण नहीं होना है, आधा ही होना है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे अर्ध आयु। लिखिए, पॉइंट लिखिए, अभिक्रिया के ठीक आधा पूर्ण हो जाने, आधा पूर्ण हो जाने में जितना समय लगता है, आधा पूर्ण हो जाने में जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं, उसे अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे टी हाफ, ऐसे लिखिएगा नीचे सबस्क्रिप्ट में, द्वारा सूचित करते हैं। इसे टी हाफ द्वारा सूचित करते हैं। ये टी हाफ है, यही अर्ध आयु है। ठीक है, इसे टी हाफ द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ थोड़ा सा छोड़ के लिखिएगा। माना कि अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण ए मोल पर लीटर है। ए मोल पर लीटर है, ए मोल पर लीटर है, तथा अभिक्रिया की अर्ध आयु पर अभिकारक का सांद्रण क्या बोले कि अभिक्रिया को आधा होने में जो समय लगता है, अभिकारक का सांद्रण, इसको आधा होने में कितना समय लगेगा? A/2 हो जाएगा सांद्रण, A/2 हो जाएगा, A/2 हो जाएगा।
अब यहां से हमको सांद्रण मिल गया, यानी कि x बराबर कितना मिल गया, a/2 मिल गया। x बराबर कितना मिल गया, a/2। और अभी हम लोग पढ़े हैं, शून्य कोटि में डिराइव करके लाए हैं कि k बराबर x/t होता है। k बराबर क्या होता है, x/t। तो x को यहां पर रखो भाई, तो क्या आ जाएगा, a/2 आ गया इंटू t आ गया। x के जगह पर हम लोग a/2 इसमें डालेंगे, तो a/2 तो लिख दिया t, और t को हम लोग क्या माने हैं, t इज इक्वल टू t हाफ लाइफ, ठीक है। तो k समझ में आ रहा है, सॉरी